हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डे डे 13। और आज डे 13 में हम लोग पढ़ने जाएंगे बी के बारे में, ठीक है। और आज की इस क्लास में प्रेजेंट बी का यूज़ हम कैसे करेंगे प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, ठीक है, इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। बी प्रेजेंट, बी पास्ट और बी फ्यूचर, ठीक है। इसके अलावा कुछ स्टेटमेंट्स भी हम देखेंगे, स्टेटमेंट मतलब सेंटेंस कुछ देखेंगे। और इस तरह से हम ये आज की इस क्लास में ये सब चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। बी प्रेजेंट और एडजेक्टिव और नाउन के बारे में भी इस वीडियो में हम जानेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए, बी का साधारण क्या होता है, मतलब क्या होता है। तन्वी बताओ जरा, बी का मतलब बताओ मेरे को। देखो लास्ट टाइम हमने बताया था, लेकिन नकल मार के मत बताना। एज अ वर्ब तुम लोगों ने कई बार यूज भी किया है, ठीक है। बी का क्या मीनिंग होता है, क्या मतलब होता है हिंदी में? और करेक्ट, होना बनना रहना। तेरे दिमाग में क्यों नहीं आ रहा है? तपस्या ने कितनी जल्दी बता दिया। बी का मतलब होता है होना बनना रहना, ठीक है। मतलब तीनों ही मीनिंग में आप बी का यूज कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दिया है बी का, ठीक है। तो बी का जो फर्स्ट रूप है वो है बी, ठीक है, बी ई बी, ठीक है। और जो इसका सेकंड फॉर्म है वो है वास, पास्ट में जो यूज होता है वास, ठीक है। पास्ट में गए तो बी क्या हो गया, वाज हो गया, ठीक है, WAS वास। और थर्ड फॉर्म इसकी होती है बिन, BEEN बीन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म में यदि हम गेट को उठाते हैं, गेट का मतलब क्या होता है? गेट का मतलब बताइए मेरे को। गेट का मतलब होता है पाना ना, पाना होता है। तो सेकंड फॉर्म गॉट और थर्ड फॉर्म भी गॉट होती है गेट की, ठीक है। वृद्धि देख लो। फिर देखिए, स्टे मीन्स होता है ठहरना, करेक्ट हूँ मैं? ठहरना होता है ना स्टे का मतलब, ठहरना, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म स्टे है, सेकंड फॉर्म स्टेड होगी, है ना, स्टेड, ED लग जाएगा। और थर्ड फॉर्म भी स्टेड होगी। डे 13 के नीचे आओ, चैप्टर 4 होगा, है ना। तो टेंस से लगभग टेंस से मिलती जुलती चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है बी प्रेजेंट। इसका मतलब ये है कि बी का जो प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है, वो प्रेजेंट में किस तरह से बी का इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर देखिए, जो इज लिखा हुआ है, इज द हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इज एक हेल्पिंग वर्ब है। और इज जो होता है ही सी इट या एनी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है इज। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। इज जो है ही सी इट या एनी सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब किसी एक वचन के साथ यूज होता है। क्या यूज होता है? इज। एक वचन या सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब एक व्यक्ति के साथ, जैसे कि आई सिंगुलर हुआ, ठीक है, वह एक व्यक्ति सिंगुलर हुआ। या वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, ठीक है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज यूज होगा, ठीक है। और आई के साथ जो यूज होता है, आई के साथ इज यूज नहीं होता, याद रखिएगा। आई के साथ हमेशा एम यूज होता है। आई के लिए परमानेंट एम बना है, ठीक है। जैसे आई एम बोलते हैं ना हमेशा, आई एम गो टू स्कूल, आई एम गुड बॉय, आई एम गुड गर्ल बोलते हैं ना, तो आई के साथ हमेशा एम लगता है, ठीक है। आई के साथ एम क्या है? एम एक हेल्पिंग वर्ब है। जैसे इज एक हेल्पिंग वर्ब है, वैसे एम भी एक हेल्पिंग वर्ब है। और आर भी एक हेल्पिंग वर्ब है। इज, एम, आर तीनों ही एक हेल्पिंग वर्ब है। अब यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है कि इज के साथ, इज किसके साथ यूज होता है, आई किसके साथ यूज होता है, एम किसके साथ यूज होता है, और आर किसके साथ यूज होता है। तो इज का जो यूज होता है वो ही सी इट या एनी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। एम का यूज होता है आई के साथ, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ, ठीक है। आर, ARE, आर का यूज होता है यू, वी, दे, एनी प्लूरल सब्जेक्ट या किसी बहुवचन के लिए, ठीक है। आर का यूज होता है, जैसे कई लोग होंगे ना, जैसे कई लोग स्कूल जा रहे हैं साथ में, ठीक है, कई लोग, तो दे यूज होता है उसके लिए। तो दे के साथ आर लगेगा, हेल्पिंग वर्ब में आर लगेगा, क्योंकि आर जो होता है बहुवचन में यूज किया जाता है। और दे हो गए तो बहुत लोग हो गए, एक से तो ज़्यादा ही हो गए। तो दे आर गो टू स्कूल, मतलब वे स्कूल जाते हैं, वे स्कूल जाते हैं, ठीक है।
इस तरह से हो गया। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर रहना चाहिए आपको कि इज किसके साथ यूज होगा, एम किसके साथ यूज होगा और आर किसके साथ इस्तेमाल होगा। ठीक है तन्वी, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस तरह से यूज होगा। इज का यूज होगा ही सी इट या एनी सिंगुलर सब्जेक्ट या एक वचन के साथ। एम का यूज होगा आई के साथ हमेशा, और आर का यूज होगा यू वी दे और एनी प्लूरल सब्जेक्ट या बहुवचन के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दूसरे पेज में हम आ गए हैं यहाँ पर बी पास्ट में। बी पास्ट में चीज़ें कैसी होती हैं उन चीज़ों को समझना है अब अपन को। अब यहाँ पर देखिए वी मीन्स होता है हम। ठीक है, अब वी के साथ जो है ही, ये वी जो है वी इक्वल होता है तो यहाँ पर देखिए एक गलती है, ये वी नहीं है। ठीक है, ये वी की जगह वाज होगा, टाइपिंग में गलती हो गई है, WAS वाज होगा यहाँ। ठीक है, बी का यूज़ हम पास्ट में सीख रहे हैं, तो पास्ट में वाज चलता है एक वचन के लिए और बहुवचन के लिए वर चलता है। ठीक है, तो जब हम वाज यूज़ करेंगे किस केस में, आई ही सी इट या एनी सिंगुलर सब्जेक्ट या एक वचन के लिए हम वाज यूज़ करेंगे। ठीक है, और वर किस केस में यूज़ करना है, यू वी दे या एनी प्लूरल सब्जेक्ट या बहुवचन में। ठीक है, मतलब जहाँ पर एक व्यक्ति कोई काम कर रहा है वहाँ पे हम वाज यूज़ करेंगे, और जहाँ पे कई लोग मिल कर के कोई चीज़ कर रहे हैं वहाँ पे हम वर यूज़ करेंगे। क्लियर है? ठीक है, जैसे वी वाज गो टू स्कूल, वी वाज। अब सेकेंड फॉर्म अगर इसमें यूज करेंगे तो क्या करेंगे, वी वाज वेंट टू स्कूल, हम स्कूल गए या गए थे, वी वाज गो टू स्कूल, है ना। तन्वी ऊपर से जा रहा है क्या, समझ में आ रहा है? और बहुवचन में कैसे यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे, जैसे वी वर गो टू स्कूल या वी वर वेंट टू स्कूल। ठीक है, तो अब इसमें जो हम टेंस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे कि हमको वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, सेकंड फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, तो वी वर गो टू स्कूल, तो हम वे स्कूल गए थे। ठीक है, पास्ट की बात हो गई ना, बी पास्ट में हम यूज कर रहे हैं, तो बी वहाँ पे यहाँ पे हम वी वाज और वर का यूज कर रहे हैं, एक वचन के लिए वाज और बहुवचन के लिए वर। अब ये बज लेने दो थोड़ा सा। अब हम बी का यूज़ देखेंगे फ्यूचर में किस तरह से बी का यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है सेल बी का यूज होता है आई और बी के साथ। ठीक है, वैसे तो लिखा सेल बी जरूर है यहाँ पे, लेकिन आज के समय में ज़्यादातर विल बी का ही यूज़ होता है। ठीक है, विल का ही यूज़ होता है फ्यूचर टेंस में या फ्यूचर में आपको विल का ज़्यादातर यूज होता है, सेल का यूज़ लोग बहुत कम कर दिए हैं करना। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश में ख़ास तौर से। तो फॉर एग्जांपल के लिए समझ लो कि यहाँ पर जो आई और बी होता है उसके साथ सेल भी लगता है, और विल भी किस केस में लगता है, विद द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, बाकी जो बचे हुए आपके सब्जेक्ट हैं। ठीक है, वो एनी प्लूरल सब्जेक्ट बोल सकते हो जिसको आप, ये जो भी बाकी बचे हुए हैं, आई यू दे, ठीक है, वी एक्सेट्रा। ठीक है, जो भी बचे हुए हैं उसके साथ विल भी लगता है। ठीक है, तो ये हमने समझा बी प्रेजेंट, बी पास्ट और बी फ्यूचर में किस तरह से यूज होता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं बी प्रेजेंट में, और बी प्रेजेंट का फॉर्मूला देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो देखो बी प्रेजेंट का जो भी सेंटेंस होगा, बी प्रेजेंट में जो हम बनाएंगे उसका जो फॉर्मूला होगा, जैसा कि हमने देखो पिछली बार हेल्पिंग वर्ब पढ़ चुके हैं, 2-3 हेल्पिंग वर्ब पढ़ चुके हैं, जैसे कि कैन, कुड, शुड, वांट। ठीक है, तो फॉर्मूला में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है। तो यहाँ पे देखो आपको जो फॉर्मूला है इसका देखना है, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले सिंपल सेंटेंस के लिए आपको सब्जेक्ट रखना है, फिर एज अ हेल्पिंग वर्ब क्या क्या है, इज, एम, आर। बी प्रेजेंट के हिसाब से आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो है इज, एम, आर। ठीक है, अब यहाँ पे इज कब लगेगा, एम कब लगेगा और आर कब लगेगा, ये मैंने पहले समझा दिया है। ठीक है, आप वीडियो को ज़्यादा हो तो थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हैं। इज किस केस में यूज होगा, एनी सिंगुलर सब्जेक्ट के केस में। ठीक है, एक वचन के केस में।
एम का यूज कब होगा, आई के साथ एम का यूज होगा। और मैं फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पे वीडियो स्किप करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको रिपीट करके देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आर का यूज कब होगा, एनी प्लूरल सब्जेक्ट या बहुवचन के साथ हमको आर का यूज इस्तेमाल करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए वी या दे के साथ आप आर का यूज़ करोगे, आई के साथ एम का यूज करोगे, और एनी सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही सी इट या किसी नेम के साथ आप इज का यूज करोगे, ठीक है। तो इस तरह से हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। क्लियर है। और ये हमारी जो है मेन वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। ये इज एम आर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद आपको एडजेक्टिव या ऑब्लिक नाउन यूज करना है। तो एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन क्या होता है, मेरे को बताएगा कोई? तन्वी, तपस्या, नाउन, हाँ बताओ नाउन। चलो ठीक है, नाउन, नाउन होता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स, ठीक है। मतलब किसी भी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। हिंदी में नाउन को संज्ञा कहते हैं, और इंग्लिश में इसकी जो डेफिनेशन होगी नाउन की, वो होगा नाउन इज द नेम ऑफ नंबर प्लेस और थिंग्स, ठीक है। नाउन इज द नेम ऑफ, क्लियर है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे संज्ञा, किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में उसी को नाउन कहते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव होता है विशेषण, हिंदी में विशेषण बोलते हैं, ठीक है। जो किसी की मतलब अच्छाई या बुराई बताए, विशेषता बताए, ठीक है। वो जैसे कि राम इज़ अ गुड बॉय, तो यहाँ पे जो गुड है वो बता रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है, गुड मीन्स अच्छा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ राम इज़ अ बैड बॉय, तो राम एक बुरा बच्चा है ना। तो ये जो अच्छा और बुरा के लिए ये जो गुड वर्ड यूज हो रहा है और बैड वर्ड यूज हो रहा है, यही हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। जो मतलब किसी चीज़ की विशेषता बतलाता है कि ये अच्छा है बुरा है जैसा भी है, तो ये एडजेक्टिव कहलाता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव या फिर नाउन का इस्तेमाल इस तरह से होगा, ठीक है। फॉर्मूला समझ में आ गया, क्लियर है। इज एम आर किस तरह से आपको यूज करना है, ठीक है। एडजेक्टिव कैसे और नाउन किस तरह से आप यूज करना है, फॉर्मूले में कौन सी चीज़ पहले नंबर पे रहेगी, दूसरे नंबर पे क्या रहेगा, तीसरे नंबर पे क्या रहेगा, ये चीज़ समझ में आ गई, क्लियर है। और इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी रख सकते हो, ठीक है। अब इज एम आर वाज वर इक्वल बी गेट हैज़ हैव हैड इक्वल एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के साथ V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ नीचे आओ, देखो कहाँ है बी प्रेजेंट में। चलो एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर देखो इज एम आर वाज वर, ये चीज़ें दी हुई हैं, ये इससे क्या समझ में आता है आपको, जो ये चीज़ें दी हुई हैं इज एम आर वाज वर, ये बी का एक्चुअल रूप दिया हुआ है। जो हमने बी सीखा है ना, बी का जो प्रेजेंट, बी पास्ट, बी फ्यूचर जो होता है, तो बी प्रेजेंट में देखो इज़ एम आर हमने यूज किया, बी पास्ट में हमने वाज वर यूज किया, और बी फ्यूचर में हमने क्या किया, विल बी का यूज किया, ठीक है। कुछ इसके साथ ये जो वर्ड्स हैं गेट, हैज़, हैव, हैड और प्लस इक्वल एडजेक्टिव यूज करोगे या वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे। यदि आप यूज करते हो हैड, हैज़, हैव या हैड, तो हैज़, हैव या हैड के साथ आप यूज करोगे एडजेक्टिव या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर जो नाउन है, नाउन यदि आप यूज करते हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आर ई आर का यूज करोगे या आई एन जी का यूज करोगे, ठीक है। जैसे आई हैव कार, ये सिंपल हमने लिख दिया आई हैव कार। यहाँ पर जो ये राहुल ने टाइप किया है, इस पे
इस पे क्या है ना, ये कन्फ्यूजन वाला देखो, टाइपिंग करने का ये स्टाइल गलत है। इसमें क्या है, हमको भी समझाने में कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये नाउन सिर्फ यहाँ पे ऐसे नाउन लिखा है और नाउन के नीचे ये सब चीज़ें लिखी हैं कि नाउन यदि अपन यूज़ कर रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और उसमें आर या ई आर का भी यूज कर सकते हैं, और वी वन के साथ मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आई हैव कार का मतलब है मेरे पास कार है। आई हैव कार का मतलब है मेरे पास कार है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने लास्ट टाइम जो चीज़ें पढ़ी थी उस चीज़ से संबंधित कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं, जैसे आई हैव पास्ड। आई हैव पास्ड, देखो देख रहा है, आई हैव पास्ड ठीक है। यहाँ पर देखिए आई हैव पास्ड लिखा है, आई हैव पास्ड। देखिए आई हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज की गई है पास्ड, PASSED पास्ड थर्ड फॉर्म यूज की गई है, ठीक है। तो इसका जो हिंदी मतलब होगा, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है एडजेक्टिव, ठीक है। या एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं इसके अलावा, वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर एडजेक्टिव, ठीक है, यदि हैव यूज़ कर रहे हैं तो। यहाँ पर हमने हैव का यूज़ किया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के अलावा आप यहाँ पे एडजेक्टिव का भी यूज कर सकते हैं। अब इसका जो मतलब होता है, मैं उत्तीर्ण हुआ या मैं पास हुआ, ठीक है। मैं उत्तीर्ण हुआ, ठीक है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है गेट मैरिड। गेट मैरिड, तन्वी गेट मैरिड। देखो मैरिड भी कौन से फॉर्म है बताओ, गेट मैरिड शादी करना, गेट मैरिड, ठीक है। इसके बाद है ही इज ड्रिंकर। ही इज ड्रिंकर, ई आर लग गया, देखो ही इज, इसके साथ ड्रिंकर लग गया, ड्रिंक होता है, ई आर लगा दी तो ड्रिंकर हो गया। वही चीज़ जो हमने लास्ट में पढ़ी थी कि देखिए ई आर लगाना है नाउन अगर आप यूज कर रहे हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हो। अगर नाउन की जगह आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हो तो आर या ई आर लगाना है वर्ब में। तो वर्ब हमारी क्या हुई, यहाँ पे ड्रिंक हुई, ड्रिंक में हमने ई आर लगाया तो ड्रिंकर हो गया, ठीक है। तो ही इज ड्रिंकर, ही इज ड्रिंकर मतलब वह शराब पीने वाला है। ही इज ड्रिंकर मतलब वह शराब पीने वाला है, क्लियर है। ही इज ड्रिंकर मतलब वह शराब पीने वाला है। इसमें यह ध्यान रखना, देखिए हमने लास्ट में पढ़ चुका है, लास्ट टाइम अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा है कि कहाँ पर ई आर लगेगा और कहाँ पे आर लगेगा। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यदि आप यूज कर रहे हो तो उस केस में आपके साथ यहाँ पर आर या ई आर लगेगा, ठीक है। और आई एन जी भी लग सकता है, डिपेंड करता है इसके ऊपर, ठीक है। अब ड्रिंकर का देखो ही इज ड्रंक, यहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज कर लिया हमने, ड्रंक। ड्रंक थर्ड फॉर्म ही होती है ना, थर्ड फॉर्म ही होती, ही इज ड्रंक, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, वह पी गया है, मतलब कोई काम कर चुका है ना, तो थर्ड फॉर्म में तो फ्यूचर आएगा ना। थर्ड फॉर्म में फ्यूचर क्यों आएगा, अभी टेंस नहीं पढ़ रहे हैं हम, अभी हम बी प्रेजेंट, बी पास्ट, बी फ्यूचर पढ़ रहे हैं। ही इज ड्रंक, वह पी गया। अभी मैंने लास्ट टाइम सेंटेंस यूज किया था ही इज ड्रिंकर, वह शराब पीने वाला है। अब ही इज ड्रंक, वह पी गया है, ठीक है। ही इज ड्रंक, वह पी गया है, ठीक है। मतलब किसी काम को फिनिश कर चुका है उसने, ठीक है।
अब देखो यहाँ एक और समझने वाली बात, आई एम रेडी मतलब आई के साथ जैसा कि हमने बताया था एम ही यूज़ होगा किसी भी कंडीशन में। सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आई एम रेडी, ठीक है। मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ। पहले मैंने लिखा आई एम रेडी मतलब मैं तैयार हूँ। सेकेंड सेंटेंस है आई एम रेडी टू रीड, आई एम रेडी टू रीड। तो यहाँ पे मेरे को बताओ सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब में रीड यहाँ पर क्या है? मेन वर्ब। और रेडी, रेडी टू रीड। दोनों मेन वर्ब हैं। एज अ मेन वर्ब रेडी यूज कर लिए गए हैं और रीड को एज अ ऑब्जेक्ट यूज कर लिए गए हैं। नहीं, आई एम रेडी टू यूज, आई एम रेडी टू रीड, सॉरी आई एम रेडी टू रीड। मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। आई एम रेडी टू रीड के बाद क्या तुम मेरे साथ डांस करने को तैयार हो? आर यू रेडी टू डांस विथ मी? आर यू रेडी। अब देखो इसमें अपना वही कैन वाला फॉर्मूला आ गया ना, हेल्पिंग वर्ब को उठा के पहले नंबर पे रख दिया आर को, क्योंकि यहाँ पर यू सब्जेक्ट है इसलिए आर का यूज हुआ है। समझ में आ रहा है तन्वी? आर का यूज क्यों हुआ है यहाँ पे? क्योंकि यू सब्जेक्ट, यू सब्जेक्ट है और ये प्यूलर में गिनती होती है यू की, ठीक है। अब मान लो तुम कई लोग हो, 3 लोग हो तुम लोग, तो उसके लिए भी तो हम यू ही यूज करेंगे ना। आर यू रेडी टू डांस विथ मी। अब इसके बाद है हाँ मैं तुम्हारे साथ डांस करने को तैयार हूँ। तो यस आई एम, सिंपल यस जो कि हमने कैन में भी पढ़ा था। सिंपल आपको यस लगाना और एज इट इज़ सेंटेंस को ट्रांसलेट कर देना है, यस आई एम रेडी टू डांस विथ यू, ठीक है। इसके बाद नहीं मैं तुम्हारे साथ डांस नहीं कर सकता, सॉरी मैं तुम्हारे साथ डांस करने के लिए तैयार नहीं हूँ। यहाँ मुझे कैन की याद आ रही है इसलिए सकता हूँ निकल गया। नहीं मैं तुम्हारे साथ डांस करने के लिए तैयार नहीं हूँ। सिंपल है, आप उस नहीं के लिए नो यूज़ करोगे और एज इट इज़ सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दोगे, आई एम नॉट रेडी टू डांस विथ यू, ठीक है। तो ये सिंपल सेंटेंस थे। आप कहाँ रहते हैं? वेयर डू यू लिव? वेयर डू यू लिव, ठीक है। चलो ठीक है, आप कहाँ रहते हैं। देखिए हम कन्वर्सेशन करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे। आप कहाँ रहते हैं? वेयर डू यू लिव, ऐसे बोलेंगे इस सेंटेंस को। आप कौन हैं? हु आर यू। आप कौन है? मैं राहुल हूँ, आई एम राहुल। कहाँ हो तुम? दिस इज़ राहुल। देखो इसको बोलने का स्टाइल बताया गया, 3 प्रकार से बोल सकते हो अपना इंट्रोडक्शन देते समय, ठीक है। अगर आप अपना इंट्रोडक्शन देखो, आई एम राहुल मतलब मैं राहुल हूँ, दिस इज़ राहुल मतलब ये भी मैं राहुल हूँ के बोलने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। माई सेल्फ राहुल मतलब अपने आप को बताने के भी देखो 3 तरीके हैं, आई एम राहुल, दिस इज़ राहुल, माई सेल्फ राहुल, ठीक है। कई लोग बोलते हैं ना माई नेम इज़ वृद्धि। क्या वृद्धि? नाम बताओ अपना इंग्लिश में। इसी को दूसरी स्टाइल में बताओ, आई एम वृद्धि चक्रवर्ती। इसी को तीसरी स्टाइल में बताओ, दिस इज वृद्धि। फिर इसके बाद और दूसरी स्टाइल में बताओ, माई सेल्फ। हाँ तो देखो कितने तरीके हो गए, 4 तरीके हो गए, ठीक है। इस तरीके से आप अलग अलग बता सकते हो। अच्छा ये बताओ, वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हैं, ठीक है। इसी को हाँ, और देखो हु आर यू, अगर कोई पूछे हु आर यू मतलब इसका क्या है, हु आर यू? तन्वी बताओ, तुम कौन हो या फिर आप कौन हो। हाँ आप कौन है, आप कौन है या तुम कौन हो, आप कौन हो या तुम कौन हो, ठीक है। आप कहाँ से हैं या आप कहाँ रहते हैं, ठीक है, ये चीज़ होगी। आप कहाँ से हैं या आप कहाँ रहते हैं। वेयर आर यू फ्रॉम, इसको इस तरह से पूछेंगे, वेयर आर यू फ्रॉम मतलब आप कहाँ से हैं या आप कहाँ रहते हैं। आप क्या करते हैं, व्हाट आर यू प्लीज़, या व्हाट डू यू डू।
ये भी दो प्रकार से आप इसको बोल सकते हैं, व्हाट आर यू प्लीज़ या व्हाट डू यू डू। मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, व्हाट इज़ योर फादर प्लीज़। स्पेलिंग गलत है प्लीज़ की। तो डियर्स यहाँ पे स्पेलिंग आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। प्लीज़ की स्पेलिंग PLEASE होती है, PLEASE प्लीज़, ठीक है। तो यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे, मेरे पिताजी शिक्षक हैं, माई फादर, माई फादर इज़ टीचर या ही इज़ टीचर, दो प्रकार से बोल सकते हो, ठीक है। माई फादर इज़ टीचर या माई फादर इज़ टीचर या फिर ही इज़ टीचर, दो प्रकार से आप जवाब दे सकते हो। कुछ ट्रांसलेशन भी हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर, आज मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। अगर कोई सेंटेंस आप क्लियर समझ में नहीं आ रहा तो मेरे से पूछ लीजिए। आज मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। तन्वी समझ में आया, तपस्या आ रहा समझ में? आज मैं बहुत दुखी हूँ, आई एम वेरी सैड टुडे, आई एम वेरी सैड टुडे, ठीक है। समझ में आ रहा ना हेल्पिंग वर्ब। देखो आई के साथ एम मैंने बताया था, आई के साथ एम यूज होगा, ठीक है, वही चीज़ यूज हो रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है। मैं तंग आ गया हूँ, आई एम फीड अप। देखो यहाँ पे भी आई है तो आई के साथ एम ही आएगा, आई एम फीड अप। इसको शॉर्टकट में ऐसे ही बोल, आई एम फीड अप, मैं तंग आ गया हूँ, है ना। देखो यहाँ पर एक सेंटेंस है, जैसे कि मैं अपनी भाभी से बहुत तंग आ गया हूँ। इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करोगे लड़कियों? भैया अरे आप लोग तो पढ़ के बता दिए सीधे सीधे, पढ़ के बता दिए सीधे सीधे, थोड़ा सा लॉजिक लगाना चाहिए ना भाई। तंग करने को तो मैंने बता दिया क्या बोलते हैं लास्ट सेंटेंस में, कि तंग करने के लिए कौन सा वर्ब यूज़ करोगे, है ना। आप कोई सब्जेक्ट चेंज कर दो, कुछ और ले लो। पापा से तंग आ गई हूँ, मैं अपने पापा से तंग आ गई हूँ। आई एम फीड अप फ्रॉम नहीं, विथ माई फादर। ना ना, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। मैं अपने पिताजी से बहुत तंग आ गया हूँ, आई एम फीड अप विथ माई डैड या विथ माई फादर। मैं अपनी मम्मी से बहुत तंग आ गया हूँ, आई एम फीड अप विथ माई मॉम या मदर, ठीक है। तो इस तरह से यूज करोगे। मैं राम के साथ फंस गया हूँ, फंस जाने के लिए वर्ब होगी टाइड अप। आई एम टाइड अप विथ राम, मैं राम के साथ फंस गया हूँ, आई एम टाइड अप विथ राम, ठीक है। मैं अपनी बहन के साथ जबलपुर में फंस गया हूँ, आई एम टाइड अप इन जबलपुर विथ माई सिस्टर, ठीक है। आई एम टाइड अप इन जबलपुर विथ माई सिस्टर। क्लियर है? क्यों तन्वी, क्या खोल लिया तुम लोगों ने? टाइड अप, टाइड अप का हिंदी मीनिंग गूगल पे सर्च कर रही है, अभी कर लेना सारी चीज़ें सर्च। आई एम टाइड अप इन जबलपुर विथ माई सिस्टर, ठीक है। मैं थक गया हूँ, बताओ, मैं थक गया हूँ। आई एम टाइड, यस यस, आई एम टाइड, आई एम टाइड, आई एम टाइड या आई एम टाइड, है ना, मैं थक गया हूँ। अब चलो नेक्स्ट सेंटेंस लो। अंग्रेजी बहुत ज़रूरी है, अंग्रेजी बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश इज़ वेरी नेसेसरी, इंग्लिश इज़ वेरी नेसेसरी। हाँ, नकल मार मार के बोलो तुम लोग बस। इंग्लिश इज़ वेरी सिंपल सेंटेंस है यार, इसमें क्या नकल मारना है। इंग्लिश बोलना बहुत ज़रूरी है। स्पीकिंग इंग्लिश इज़ वेरी नेसेसरी, स्पीकिंग इंग्लिश इज़ वेरी नेसेसरी। इंग्लिश बोलना बहुत ज़रूरी है।
ये अपने क्लास का हिस्सा नहीं है, ठीक है। ये जो 2 लाइनें लिखी हैं ना, आगे टू जोड़ना पड़ता है, इंडेफिनिट टू हटाकर ING लगाते हैं। तो ये ऐसा रिमेंबर हमने नोट उसने टाइप कर दिया है, लेकिन ये हमारी क्लास का हिस्सा नहीं है ये, ठीक है। आखिरी में ये एक नोट लिखा है, आगे टू जोड़ना पड़ता है, इंडेफिनेटिव को हटाकर ING लगाते हैं, ठीक है। तो इसको आप नज़रअंदाज कर दीजिएगा, ये लाइन, ठीक है।